इस वक्त हम मौजूद हैं जेएनयू के प्रांगण में और यहाँ हम बात करेंगे यहीं के छात्र रहे दिवांशु पटेल जी से, जिन्होंने प्रशासनिक सेवा के परीक्षा में 204 रैंक लाया है। तो आइए सबसे पहले उनके पास ले चलते हैं और बात करते हैं उनसे कि क्या रणनीति रही है उनकी इस परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो दलित दस्तक टीम को धन्यवाद जिन्होंने मुझे मौका दिया। सिविल सर्विस परीक्षा, चूँकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युवाओं का, इस देश के युवाओं का एक सपना सरीखी परीक्षा है। रणनीति के विषय में अगर मैं बोलूं कम शब्दों में, क्योंकि समय का अभाव रहता है अक्सर ऐसे इंटरव्यू में, तो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ यह है कि आपका समर्पण, और वो समर्पण सिर्फ परीक्षा पास करने को लेकर नहीं होना चाहिए, वो समर्पण समाज के लिए होना चाहिए, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी बेहतरी के लिए। क्योंकि अगर आप सिलेबस को देखें, जैसा कि प्री पास करने के बाद जब मैंने मेंस की तैयारी शुरू की, मेंस के सिलेबस को अमूमन कोचिंग वाले टॉपिक वाइज बांट कर पढ़ाते हैं, लेकिन उस टॉपिक में मुझे एक सज्जन मिले जिन्होंने मुझे गाइडेंस दी और वो सिलेक्टेड भी थे। उन्होंने कहा इन टॉपिक्स को आप समाज के साथ जोड़ कर पढ़िए। जैसे अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, भारत का भूगोल उसमें रहता है। पेपर 2 की बात करूं, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सवाल आते हैं। इस साल का एक सवाल मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में अगर दूं, अमर्त्य सेन के ऊपर सवाल आया हुआ था, सीधा सीधा सवाल अमर्त्य सेन की थ्योरी के ऊपर था। सवाल दूसरा था सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कैसे होने चाहिए। इसके अतिरिक्त एफडीआई पॉलिसी को लेकर सवाल था कि एफडीआई पॉलिसी से हमें क्या लाभ हुआ है, क्या हानि हुई है। जेंडर बजटिंग को लेकर सवाल था। इन सारे सवालों को अगर आप समेकित रूप में एक बार बांट कर देखें, समेकित रूप में आप उनको लें और फिर एक जगह पर रख कर देखें, तो पता चलेगा कि ये सारे सवाल महिला, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, इनके हितों से जुड़े हुए सवाल हैं। अमर्त्य सेन का जो सवाल था वो सवाल कुपोषण को लेकर था। तो ये दिखाता है कि यूपीएससी जो समाज का वंचित तबका रहा है उसको लेकर दिनों दिन संवेदनशील हो रही है और उन पर सवाल आ रहे हैं। तो जो आपने रणनीति की बात की, तो पहली रणनीति तो ये थी कि वो पोर्शन या वो हिस्सा सिलेबस का ना छूटने पाए जो यूपीएससी इंडिकेट कर रही है अपने सिलेबस में लिखकर कि आपको समाज के जो लैंगिक न्याय है या जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है उस पर सवाल आएंगे ही आएंगे, और आप कहीं ऐसा ना हो कि मिस कर जाएं। तो मैंने उस पर पहले ध्यान दिया। सर, एक छोटे गांव से, शहर से, कस्बे से आते हैं बच्चे यहाँ, विद्यार्थी अक्सर एक सपना लिए हुए कि प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देंगे, उसमें जाएंगे। उसमें तो क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं जिनकी उन्हें सामना करनी पड़ती होगी इस परीक्षा को लेकर? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं अभी 2 दिन पहले अपने गांव से लौटा। वहाँ पर जिन जिन विद्यालयों में मैं पढ़ा, अजयपुर वो गांव है, अंबेडकर नगर जनपद है, पहले वो अकबरपुर कहलाता था। ये मैंने तमाम विद्यालयों में बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे पास दो रास्ते हैं। एक, जो भी चुनौतियाँ या जो भी कठिनाइयाँ आप कह रहे हैं उनको लेकर घबराएं और घबराने के बाद थक हार कर बैठ जाएं। दूसरा है कि उन्हें ही रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करें। जैसा कि मैं अपने विद्यालय में गया फैजाबाद में, जहाँ पर धूप में अभी भी आज भी खड़े होकर प्रार्थना की जाती है। मैंने वहाँ पर प्रधानाध्यापक जी के सामने ही बोला कि ये वो धूप है जिसकी गर्मी हमें दिल्ली जाने पर अपने लक्ष्य के प्रति ठंडा नहीं होने देती है। और ये जो दृष्टिकोण है ये तभी डेवलप हो सकता है, तभी आप विकसित कर सकते हैं जब आपके अंदर जिजीविषा हो कुछ करने की, समाज में कुछ सकारात्मक करने की। क्योंकि नकारात्मक चिंतन हम सभी, अभी हमारी भी कोई खास उम्र नहीं है, पर हम जानते हैं जितना हमने पढ़ाई लिखाई की कि नकारात्मक चिंतन की तरफ हमारा मन ज़्यादा भागता है। पर अगर उसे सकारात्मक की तरफ ले जाएं तो वो सारी चीज़ें जो आप रिसोर्स की कमी बता रहे हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, अंग्रेजी भाषा का भी कोई विशेष महत्व रहता है इस परीक्षा में? अंग्रेजी बनाम हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं की डिबेट यूपीएससी परीक्षा में सालों साल से चल रही है। मैं, हो सकता है एक अनोखा केस हूँ या ना भी हूँ, मेरे जैसे बहुत भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 2011 में मैं जेएनयू के अंदर आया था। 2011 में मैं हिंदी मीडियम, बतौर हिंदी मीडियम स्टूडेंट आया था। मैंने ये एंट्रेंस परीक्षा जेएनयू की सोशियोलॉजी में बतौर हिंदी मीडियम पास की थी। इसके बाद ये आप भाग्य मेरा कहिए या मेरा कर्म कहिए कि मैं अपने कर्म से जेएनयू में पहुंचा, और वहाँ पे आने के बाद मुझे विवेक कुमार जैसे प्रोफेसर मिले। और मैं एक घटना बताता हूँ, मैं कई जगह बोल चुका हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वो घटना मुझे भूलती नहीं है। मैं सर के केबिन में गया, सितंबर का महीना था, सर ने टर्म पेपर लिखने के लिए दिया हुआ था।
जो भी मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी थी मैंने लिख कर दिया सर को। फिर क्योंकि सबको रहता है कि ग्रेड अच्छा मिले, और मैं अच्छे स्टूडेंट में था। मैं एमएड करके आया था डीयू से, फर्स्ट डिवीज़न, ऑल ओवर फर्स्ट क्लास नंबर थे। तो एक इच्छा थी मन में कि जेएनयू में हूँ तो फर्स्ट डिवीज़न ही पास हूँ। तो मैं सर के पास गया, मैंने सर को बताया अपनी परेशानी कि सर मैं हिंदी मीडियम हूँ, क्या मैं हिंदी में लिख कर दूँ? सर ने मना किया। फिर मैंने कहा सर मैं फिर जेएनयू छोड़ देता हूँ, मैं कहीं और से एमए कर लूँगा। तो फिर सर ने कहा कि तुम्हारा जो भी मैंने देखा है अभी तक, तुम क्लास थोड़ा कम आ रहे थे बीच में, बट अभी जो भी है तुम्हारी समझ अच्छी है। हाँ, अगर तुमने ये छोड़ा तो हो सकता है मैं कभी जीवन में तुमसे ना मिलूं, हो सकता है तुम कभी विवेक कुमार से ना मिलो आके, लेकिन ये याद रखना कि विवेक कुमार ने तुम्हें कायर कहा था, तो कायरता नहीं दिखानी है। अब आते हैं अंग्रेजी, जो आपने सवाल पूछा यूपीएससी के, जिस जो महत्व है अंग्रेजी का महत्व है, क्योंकि अंग्रेजी एक अनिवार्य प्रश्न पत्र तो आता ही है। उसको अगर आप क्षेत्रीय बनाम अंग्रेजी देखेंगे तो देखिए मैं यूपी का हूँ, हो सकता है अभी कैडर डिसाइड भी नहीं है, हो सकता है मुझे केरल मिल जाए, हो सकता है नागालैंड मिल जाए। भारत एक है, विविधता में एकता हमारी पहचान है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। सभी लोग हिंदी नहीं जानते, पर इंग्लिश एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। तो इसलिए मैंने मेहनत की, और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हमारे जैसे गांव से उठकर लड़के आ रहे हैं, उनके लिए बाबा साहब ने भी बोला है कि अंग्रेजी जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, वो आपके लिए नए रास्ते खोलती है। अगर आपको तमिलनाडु में नौकरी करनी है, केवल आईएएस की नहीं, मैं कहता हूँ अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, सोशियोलॉजी में बनना है, और आपका चयन हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप हिंदी तो नहीं बोल सकते हैं, आपको अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, जेएनयू आप खड़े हैं यहाँ पर, डीयू बगल में आईआईटी है, आईआईएम है, कहीं पर भी आप जाइए अंग्रेजी जानना आपका आवश्यक है। तो वो सिर्फ एक भाषा नहीं है, वो आपको आगे ले जाने का एक रास्ता है। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया, एमएड किया, फिर यहाँ पीएचडी किया, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या प्रारंभिक शिक्षा का भी कोई भूमिका रहा है थ्रू आउट? मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में हुई है, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में। इंटरमीडिएट भी मैंने सरकारी स्कूल से किया है, फैजाबाद से। पीएचडी, बीएड, एमएड का रोल उतना सिविल सर्विस में नहीं रहा है जितना प्राथमिक शिक्षा का रहा है। अब उसका कारण मैं बताता हूँ। कारण ये है कि जो आपकी नींव बनती है, वो नींव आपके स्कूल्स में बनती है। बतौर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट में हमारे टीचर होते थे हरिराम गुप्ता सर, वो इतिहास पढ़ाते थे। उनकी जैसी भी शिक्षण पद्धति रही हो, पर उस पढ़ाने का जो मुझे लाभ मिला, वो लाभ ये है कि मुझे जो युद्ध के सन होते हैं कि इस सन में ये लड़ाई हुई थी, वो कभी दोबारा रटना नहीं पड़ा। तो जाहिर सी बात है, सरकारी स्कूल से पढ़कर आया हूँ, गांव से निकल कर आया हूँ, और वो जो पढ़ाई की पद्धति रही है, उसने आईएएस में मेरा कम से कम 50% योगदान उसी का है। जेएनयू एक सपने सरीखा था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ही पिछड़े गाँव से था, बहुत पिछड़े जनपद से था। उस समय वो पिछड़ा जनपद में आता था, लोगों को सुनता था, अगल बगल पापा टीचर थे, तो उनके कई जो साथी हैं बच्चे पढ़ते थे जेएनयू में। तो एक सीतांशु भैया थे, सीतांशु धर द्विवेदी, वो पढ़ते थे यहाँ पर फ्रेंच, वो बगल में उनका घर था, वो आते थे, तो मैं उनको देखकर बहुत प्रभावित होता था। आपने जेएनयू का महत्व पूछा है, तो सीतांशु धर द्विवेदी भैया जब आते थे, वो मुझे बताते थे कि जेएनयू में ऐसा माहौल है, ऐसे है, ऐसे है। मैंने पढ़ाई की, मैंने अभी आपको बताया हिंदी मीडियम से पास किया, उसमें भी सीतांशु भैया ने गाइडेंस दिया कि आप हिंदी मीडियम में पास कर सकते हैं। जेएनयू को लेकर जो भी धारणाएं रही हैं, देखिए हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने अपने विचार रखने का अधिकार है। लेकिन अगर जेएनयू का राष्ट्र निर्माण में योगदान देखा जाए, तो जब से जेएनयू बना है, इसने अनगिनत नौकरशाह दिए, बुद्धिजीवियों का गढ़ रहा है, एक से एक बढ़कर प्रोफेसर दिए, ऐसे प्रोफेसर जिनकी किताबें पढ़े बिना आप आईएएस बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। तो उन धारणाओं पर तो मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि अगर मैं उन पर बोलूं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अभी जब से ये चांसलर पुरस्कार शुरू हुए हैं, तब से लगातार 3 साल से जेएनयू को विश्वविद्यालय कैटेगरी में पहला पुरस्कार मिलता रहा है। खुद माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने अभी इस बार तारीफ़ की जेएनयू की, कि जेएनयू की पहचान नारों से नहीं, उसके पढ़ाई लिखाई से है। तो ये मेरा कहना है। सरकार दलित समाज एवं पिछड़े वर्गों के लिए काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन प्रशासनिक सेवा में उनको लाने के लिए एक बड़ी मात्रा में, तो किस तरह की आप तैयारी उनके लिए आप बताना चाहेंगे उनको कि इस तरह से आप तैयारी करें और आगे बढ़ के आए, किसी तरह कोई संकोच ना महसूस करें, या क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप पहले से चल रही हैं भारत सरकार के द्वारा। वर्तमान सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। दलित समाज की भागीदारी बढ़ती जाए, इसके लिए वर्तमान सरकार ने स्कॉलरशिप योजना भी शुरू की है। लेकिन
केवल स्कॉलरशिप से आप सिविल सर्विस में आ नहीं सकते हैं, ये मेरा मानना रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे पहले सवाल पर भी बोला था कि सिलेबस को समझें, सबसे पहला ये चरण है। क्योंकि प्रीलिम्स जो है उसको आप बिना समझे 4 विकल्पों में एक विकल्प चुनना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेंस परीक्षा जहाँ पर आपके बौद्धिक स्तर का सबसे अच्छा टेस्ट होता है, ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में हो सकता है कि 2-4 सवाल आप दो विकल्पों के जरिए भी सही कर लें, लेकिन मेंस में आपको लिखना है। और लिखित परीक्षा में आपके कम्युनिकेशन स्किल की भी जांच हो जाती है, आप कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हैं चीज़ों को, वो उसकी भी जांच होती है। तो इसलिए सिविल सर्विस को अगर आपको पास करना है, आप एक वंचित समाज से भी आते हैं या किसी भी समाज से आते हैं, मेरा एक जनरल हमेशा ये रहा है कि अगर आप एक गांव से आ रहे हैं, उड़ीसा के गांव से आ रहे हैं, किसी भी जाति वर्ग या मजहब के हैं, आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से पिछड़ कर आ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको एक जिजीविषा रखनी है। साथ में सिलेबस जो है, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है कि सर्जिकल स्ट्राइक का सवाल आया, वो टॉपिक है भारत की सीमाओं की सुरक्षा। उसको लेकर अगर आपको अपना एक सवाल का जवाब तैयार रखना है, तो अगर पिछले साल का आप देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक भारत सरकार ने की पाकिस्तान के ऊपर, जो कि बहुत आवश्यक थी, उसको लेकर आप हो सकता है उस न्यूज़ को जो है बतौर केवल न्यूज़ समझकर छोड़ देते, तो आप वो जवाब अच्छा नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए मेरा ये हमेशा कहना है कि आप किसी भी समाज से हों, खासकर अगर आप वंचित समाज से हैं, तो सिलेबस को बार बार रिवाइज़ कीजिए। साथ में मीडियम की अगर बात आती है, हिंदी मीडियम बनाम अंग्रेजी मीडियम, तो मीडियम को लेकर यूपीएससी भेद नहीं करती है, लेकिन चूँकि इंग्लिश मीडियम में देने वाले ज़्यादा होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और गांव से बिल्कुल उठकर आए हैं, फिर भी आप सिविल सर्विस पास कर सकते हैं। मेरे ही जेएनयू के तमाम मित्रों ने इस साल पास किया है और बहुत ही अच्छी रैंक के साथ पास किया है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वंचित समाज जो भी है भारत में, वो चाहे जिस सामाजिक कारण से हो, अगर उसे समाज को लेकर एक स्पष्ट सोच है, उसे एक समतामूलक समाज की समझ है, वो बनाना चाहता है बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, तो उसे सिविल सर्विस को एक बहुत ही सशक्त कैरियर के रूप में चुनना चाहिए। गुरुओं का मार्गदर्शन लेना चाहिए। जैसे मैंने बार बार बोला कि मुझे प्रोफेसर विवेक कुमार, डॉक्टर माधवराज द्विवेदी, कॉलेज में था मेजर डॉक्टर ओपी सिंह, या इंटरमीडिएट में था तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी जैसे गुरुओं का सानिध्य मिला, जिनके व्यक्तित्व को देखकर ही हम काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ जेएनयू में प्रोफेसर विवेक कुमार जी को देखें, केवल आप उनको देखते रहिए, मैं ये कहता हूँ बार बार, केवल आप उनको देखते रहिए क्लास में पढ़ाते वक्त, कितनी ऊर्जा के साथ वो पढ़ाते हैं। इंटरमीडिएट में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को देखता था, इतनी ऊर्जा के साथ वो पढ़ाते थे कि आप किसी भी तबके से आते हों, मैं कहता हूँ मतलब वो जाति आधारित हो, धर्म आधारित हो, कहीं से भी अगर आपको लगता हो कि आप पिछड़े हैं या आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसके नाते आप पिछड़ रहे हैं, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी बोलते थे कि ये सब कुछ नहीं होता है। अगर आपके अंदर मनोबल है, मजबूत हैं आप सबसे सर्वोच्च पदों तक पहुँचेंगे। और उसका एक एग्जाम्पल बता दूँ, मेरा दोस्त था जयचंद, हम लोग पढ़ते थे इंटरमीडिएट में, वो दलित समाज से आता था, उसके भाई के साथ कुछ दुर्घटना हुई थी, वो रो रहा था अंग्रेजी के पेपर में इंटरमीडिएट में, और सर ने उसको कहा कि अगर आप बहादुर हैं तो आप पेपर दीजिए, अन्यथा आपके लिए दूसरी व्यवस्था की जाएगी। और ये मैं अभी गया, जब मैंने सर को वो घटना याद दिलाई तो सर बड़े भावुक हो गए। उन्होंने कहा कहाँ है वो बच्चा, तो तब मैंने उन्हें कहा कि वो भारत माता की सीमाओं की रक्षा कर रहा है असिस्टेंट कमांडेंट बनकर, ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट यूपीएससी से पास करके। वही जयचंद जो उस दिन फूट फूट कर रो रहा था, गांव का बच्चा था, अंग्रेजी बिल्कुल उसको नहीं आती थी, उसने यूपीएससी पास किया, असिस्टेंट कमांडेंट बनकर 5 साल से सेवा कर रहा है, अभी तो उसका प्रमोशन भी होने वाला है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ बार बार कि अगर आपका पिछड़ापन आपके साथ जुड़ा हुआ है किसी भी कारण से, वो उसको अपनी ताकत बनाइए। ताकत तभी बनेगी जब आपको प्रोफेसर विवेक कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी जैसे गुरुओं का सानिध्य मिलेगा। और सिविल सर्विस को कभी भी शान शौकत, जो आपने एक वर्ड यूज़ किया था, बहुत अच्छा वर्ड है, उसका साधन मत समझिए। गाड़ी, बंगला, नौकर, ये सरकार अगर आपको दे रही है तो वो इसलिए दे रही है कि आपके दरवाजे से कोई भी XYZ तबके से आने वाला व्यक्ति दुखी होकर ना जाए। कोई बुजुर्ग अगर आ रहा है तो एटलीस्ट आपके अंदर इतनी समझदारी हो कि आपके स्टाफ को निर्देश हो कि किसी से बदतमीजी नहीं की जाएगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे समाज में सिविल सर्विस को लेकर एक नकारात्मक धारणा भी है कि ये तो बंगले में रहते हैं और ये इनसे मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना निजी तौर पे ये कह सकता हूँ, मैंने कई जगह बोला भी कि जिस दिन ऐसा हुआ
उस दिन ये सर्विस पास करना व्यर्थ होगा और शायद मैं इस्तीफ़ा भी दे दूँ। इसलिए इस विचार के साथ आप सिविल सर्विस में आइए। अगर आप दलित वर्ग से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, या आप सामान्य वर्ग से भी हैं और ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब हैं, तो आप उस सेवा भाव को लेकर आइए। मीडियम आर्थिक स्थिति कहीं से पढ़कर आए हैं। मैंने भी अवध यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, बीए तक की। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई कॉन्वेंट कॉलेज से पढ़ा। जैसा मैंने बताया, बीए भी मैंने एक सामान्य यूनिवर्सिटी से की, वहाँ से संघर्ष करके बीएड किया, एमएड किया, फिर जेएनयू में आया, अभी पीएचडी में हूँ। तो मैं तो जीता जागता प्रमाण के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। सर, शिक्षण संस्थान जो है, कोचिंग, ट्यूशन, तो इनका भी क्या कोई योगदान रहा है आपकी सफलता के पीछे? मैंने टेस्ट सीरीज की थी, कोचिंग भी ली थी, और कोचिंग का महत्व सिर्फ इतना है कि अगर आप बिल्कुल ही पिछड़े इलाके से आ रहे हैं, जैसे मैं आया था, तो हम जैसे लोगों को 1-2 साल 3 साल इन चीज़ों को समझने में लग जाता है। ये एक तथ्य है। जो बच्चा या बच्ची दिल्ली में पैदा हो रहा है और बहुत अगर हाई प्रोफाइल फैमिली से नहीं है, मध्यम वर्गीय फैमिली से भी है, तो उसको कैरियर को लेकर एक अवधारणा स्पष्ट रहती है कि उसे करना क्या है। इंजीनियरिंग करनी है, मैनेजमेंट करना है, यूपीएससी करना है, तो वो 12th के बाद हमसे आगे हो जाता है। हम जैसे लोग जो गांव से आ रहे हैं, भैंस भी चराई है हमने, भैंस चरा कर आए हुए हैं और यहाँ पर हमको बनना है आईएएस। दिमाग में हमारे भी क्लैरिटी है कि हमें आईएएस बनना है, पर आईएएस बनना कैसे है वो आपको 2-3 साल लगता है। तो उसमें कोचिंग ये हेल्प करती है कि आपको सिलेबस कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक इस साल इम्पॉर्टेंट हैं, वहाँ पर हेल्प मिलती है। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं और एक सामान्य बुद्धि के आप व्यक्ति हैं, तो ये सिविल सर्विस परीक्षा बड़े आराम से पास की जा सकती है बिना कोचिंग के। उड़ीसा और यूपी के किसी छोटे से गांव में बैठकर, हाँ वहाँ इंटरनेट की ज़रूरत होगी। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब लोग वायरल करते हैं हर चीज़ों को। आप वायरल चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, जो काम की चीज़ें हैं उन पर ध्यान दीजिए। कंप्यूटर खोलिए, पढ़ाई कीजिए। कोचिंग मैंने टेस्ट सीरीज मेंस की थी। जिन जिन कोचिंगों में मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह दिया या इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू दिए, वहाँ पर भी मैंने यही बात बोली और सभी लोग इस बात से एग्री थे कि जो पिछड़े इलाकों से आने वाले बच्चे हैं, उनको ये जो भय दिखाया जाता है कि बिना कोचिंग के आप आईएएस नहीं बनोगे, ये बहुत ही दुखद है। वो कहते हैं कि भाई कोचिंग जो जिसे करना है वो करे, लेकिन ये मत बोलिए बाहर जाके अगर आपने कोचिंग कर ली है कि देखो देखो मैंने कोचिंग की थी इसलिए मैं आईएएस बना। ये बिल्कुल झूठ है, एकदम व्यर्थ की बात है। आईएएस बनने के बाद जब आप अपने घर जाएंगे उस शान शौकत से, तो आप मतलब क्या लगता है आपको, कैसा व्यवहार रहेगा वहाँ, और बच्चों को स्पेशली आप क्या देना चाहेंगे अपने तरफ से? देखिए, ये बहुत ही अच्छा वर्ड आपने यूज किया, शानो शौकत। ये एक धारणा है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैं गांव गया अपने, और मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे दादाजी टीचर थे और 84 साल की उम्र तक वो स्कूल में फ्री पढ़ाते रहे। 86 साल उनकी उम्र अभी है, 2 साल से उन्होंने छोड़ा है स्वास्थ्य कारणों से। मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरे माता पिता या मेरे दादाजी सभी ने यही सिखाया है मुझे, और ये मैंने इसको अंगीभूत कर लिया है। अब ये वो इंटरलाइज हो गया है, अब उसमें चेंज नहीं आना है। ये शानो शौकत की बात नहीं है। मैं गांव गया, मैंने बच्चों से बात की, अपने बुजुर्गों से बात की। सिविल सर्विस में बार बार बोलता हूँ कि एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप समाज में क्रांति नहीं ला सकते हैं, आप समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। क्रांति का मतलब होता है कि आप ढांचे को ध्वस्त करने जा रहे हैं। सकारात्मक बदलाव का मतलब होता है कि आप जो वंचित तबका समाज में है, जो एक आस लिए बैठा है कि आज ऑफिस में जाएंगे तो हो सकता है हमारा ये छोटा सा काम जो नहीं हो रहा है और जो होना चाहिए वो हो जाए। तो ये मैं इस दृष्टिकोण से सिविल सर्विस में आने के लिए उन्मुख हुआ। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि सीतांशुधर द्विवेदी, सुधांशुधर द्विवेदी, ऐसे लोग मुझे मिले, मेरे बगल में रहते थे। मेरे पिताजी के गुरु हैं डॉक्टर माधवराज द्विवेदी, जिन्होंने उन्हें पीएचडी कराई। ऐसे लोगों को देखकर मैंने समझा कि समाज में जो भी विषमताएं हैं, जो हमारा ढांचा है, सामाजिक ढांचा जो हम सोशियोलॉजी में पढ़ते भी हैं, उसके इतर भी एक समाज है जहाँ पर इंसान इंसान की मदद करता है। तो उन चीज़ों को लेकर मैंने सिविल सर्विस की एक अवधारणा बनाई, तैयारी की, और आप लोगों की दुआ रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि मैं सफल हुआ। मेरे गुरु प्रोफेसर विवेक कुमार ने एक बात कही थी जब मैं 2 साल पहले उनके पास एमफिल जमा करने गया था। उन्होंने मजाक में कहा कि मैं तो तुम्हारी साइन कर दे रहा हूँ, पर तुम गुरु दक्षिणा कैसे दोगे। तो मैं बैठा था सर के रूम में, जो उनका रूम है वहाँ पे घर पर, तो मेरे मुंह से अचानक ही बिना सोचे उन्होंने सवाल किया और धड़ाक से मेरे मुंह से निकला कि सर आईएएस बनकर गुरु दक्षिणा दे देंगे। तो सर मेरी तरफ देखने लगे सीरियस होकर, बोले बन जाओगे? तो मैंने कहा सर बिल्कुल बन जाएंगे। तो सर ने धीरे से बोला था, बहुत धीरे से, लेकिन बहुत बड़ी बात बोली थी
बन जाने के बाद समाज को मत भूल जाना। और वो समाज जो है, जो हम देखते हैं कि कभी एक कोई बूढ़ी औरत आती है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है ऑफिस से। मैंने कई जगह बोला और ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है लोग इससे डिसएग्री करें, लेकिन जिस दिन अगर मेरे ऑफिस से या मेरे जरिए या हो सकता है अचानक भावावेश में मैं किसी अध्यापक से या किसी समाज के वंचित तबके के आदमी से तल्ख लहजे में बात किया, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ, मैं अपने स्कूल में गया था, मैंने वहाँ अध्यापकों से कहा कि मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है कि कुछ लोग नाम के आगे अधिकारी लगाकर आ जाते हैं और आप लोगों से तल्ख लहजे में बात करते हैं, प्राइमरी का मास्टर ऐसा होता है वैसा होता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सिविल सेवा में हैं, आप सेवा भाव से जाइए। आप अधिकारी भाव से जाएंगे, शान शौकत के भाव से जाएंगे, तो फिर वो मोटिव उसका फुलफिल नहीं होने वाला है। तो देखा आपने, अभी हमने बात किया दिवांशु जी से, उन्होंने बताया कि इंसान कितना भी ऊंच पर पहुंच जाए लेकिन पाँव हमेशा ज़मीन पर रहने चाहिए। इंसान अगर सफलता की तरफ आगे बढ़ता भी जाए तो अपने समाज को, उनके पीछे जो लोग रहे हैं उस सफलता के, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं उत्तम, दलित दस्तक।